हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं इस वक्त डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें नज़र से गुजरती है। एक तो ये है कि कनाडा एक बड़ा मुल्क है और काफ़ी सारे पाकिस्तानी जो लोग हैं या फिर इंडियन हैं, बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे आबाद हैं, वहाँ पे रहते हैं। बल्कि गवर्नमेंट का हिस्सा भी हैं दोनों कंट्रीज से। लेकिन वहाँ की स्पाई एजेंसी ने एक रिपोर्ट दी है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों वहाँ के इलेक्टोरल सिस्टम को या फिर इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। इस पे आज कोशिश करेंगे बात करने की, ये किस तरीके से होता है। क्या तादाद ज़्यादा लोग रहने की वजह है या कोई और वजूहात है, इस पे बात होगी। इसके साथ साथ अमेरिका और इंडिया आपस में एक बड़ा गहरा ताल्लुक भी है, लेकिन आपस में एक दूसरे के ऊपर बात भी करते हैं, ले-दे भी होती है। जिस तरह जी डेमोक्रेसी के हवाले से इंडिया की अभी जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो कुछ कहा, लेकिन जो मिस्टर एरिक वहाँ पे एम्बेसडर है न्यू दिल्ली में यूएस के, उनका एक तकरीब से वो खिताब कर रहे थे और उन्होंने कहा कि एक बड़ी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी और नेक्स्ट 10 ईयर में ये मज़ीद स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि यहाँ का जो इलेक्टोरल सिस्टम है, वो बड़ा फ्री एंड फेयर है। क्या वजह है कि पहले वो स्टेटमेंट देते हैं, फिर उसको जिसे कहते हैं कि पट्टी लगाने या लेप अप करने के लिए वो इस तरह की बातें करते, क्या वजह होती है कि वो प्रेशर डालते हैं, जब प्रेशर नहीं डलता तो फिर ये बात करते हैं, या कुछ और होता है? इस पे आज बात करेंगे दोनों मुद्दों पे, और उसके लिए हमें ज्वाइन करें हमारे बड़े अच्छे दोस्त, हमारे भाई, सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम इंडिया, डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। थैंक यू फकर भाई, आपको मखैम पखैर मासपखीन पखैर। पखीम पखैर। तो एंड पखैर अगले आपके सभी दर्शकों को थैंक फॉर थैंक यू, इनवाइटिंग। थैंक्स अलॉट, बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा कनाडा से स्टार्ट लेते हैं। लास्ट 2 सालों में हमने देखा बड़ी अप्स एंड डाउन देखी इंडियन और यूएस कनाडियन कनाडियन रिलेशंस में। बाकी बल्कि यहाँ तक कि आ गया कि एक दूसरे के वीज़े और इस तरह की चीज़ों पे एक्शन लिया गया, दोनों गवर्नमेंट्स ने, टोरंटो ने भी, ओटावा ने भी और प्लस न्यू दिल्ली ने भी। अब ये बात करें कि हमारे इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करता है पाकिस्तान इन इंडिया। सर कैसे हम लोग करते हैं कि वहाँ पे हमारे यानी इंडियन भी एक बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे रहते हैं और पाकिस्तानी भी बहुत रहते हैं, इस वजह से या कोई और ऐसी चीज़ें कि हमारे गवर्नमेंट उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, या इंडियन गवर्नमेंट या पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस तरह की चीज़ों को इन्फ्लुएंस करते हैं वहाँ? देखिए, इसकी शुरुआत होती है कि रशिया के जो मिनिस्टर हैं उनका एक महिला मिनिस्टर थी, उनका एक स्टेटमेंट आया कि वेस्ट जो है, स्पेशली अमेरिका, कनाडा, वो इंडिया में इन्फ्लुएंस कर रहा है इलेक्शन को, ठीक है ना। इसके पहले वेस्ट ने रशिया के ऊपर किया था ये प्रेशर कि उन्होंने अमेरिकन उसको बल्कि कल अमेरिकन इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की थी। कल मोदी जी ने भी कहा कि भाई फॉरेन से इन्फ्लुएंस होता है, इसमें तो कोई शक नहीं। पहले तो ये समझना होगा व्हाट इज इन्फ्लुएंस, ठीक है ना। इन्फ्लुएंस क्या है? आज का दुनिया जो है वो तो रहा नहीं कि भाई आपके घर में क्या हो रहा है फकर भाई, वो हमें पता नहीं, और हमारे घर में क्या हो रहा है ये आपको पता नहीं। ये तो असंभव है। सोशल मीडिया यूं आज की डेट में चीजें मतलब बिजली के भी तेज गति से इंफॉर्मेशन का संचार हो रहा है, ठीक है ना। तो पॉइंट ये कि आप इन्फ्लुएंस किसको कह रहे हो, और क्या ये इन्फ्लुएंस पॉजिटिव है या इन्फ्लुएंस नेगेटिव है, और क्या सभी देशों का ये जो कंप्लेंट है वो एक है? यानी कि अगर जर्मनी के इलेक्शन में इन्फ्लुएंस हो रही है, इज इट सेम एज जो कि कनाडा और अमेरिका के इलेक्शन में जो इन्फ्लुएंस हो रही है वो हो रही है? इसको समझना पड़ेगा जो मायराइड काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस है, और इन्फ्लुएंस का कॉन्सिक्वेंस क्या होता है। सबसे पहली बात, क्या अमेरिका और कनाडा एक इंडिया या जर्मनी जैसी कंट्रियां हैं? आंसर है नहीं। ये इमिग्रेशन बेस्ड कंट्रियां हैं। इनके जो लोग हैं उनकी इनएविटेबली दो दो आइडेंटिटीज है। भले आप गिव अप कर दे, पासपोर्ट एक ले ले, लेकिन आप दो दो आइडेंटिटी है, क्योंकि ये तो मल्टीपल पासपोर्ट को भी एक्सेप्ट करते हो। जब आप मल्टीपल पासपोर्ट या मल्टीपल आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करते हो, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि, या मान लिया आप मल्टीपल नेशनैलिटी को एक्सेप्ट करते हो, तो आप इन्फ्लुएंस कैसे बोलोगे कि नहीं करता? जब पाकिस्तान, आप आज अमेरिका के यूनिवर्सिटीज में पैलेस्टाइन वर्सेस इजराइल को लेके मार पटी हुई है, आप कैसे रोक लोगे उसको? इजराइल बिना पैलेस्टाइन के सरवाइव नहीं कर सकता, इजराइल बिना अमेरिका के सरवाइव नहीं यूएस कर सकता, और सऊदी अरेबिया भी बिना यूएस के सरवाइव नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। पैलेस्टाइन का पूरा मुद्दा अमेरिका के बिना सरवाइव नहीं कर सकता। सो पॉइंट ये कि आप कैसे कहोगे कि हमारे यहाँ इन्फ्लुएंस नहीं होगा?
अब अगर इस्लामिक लोगों की भावनाएं पैलेस्टाइन के साथ जुड़ी हैं तो आप कैसे कहोगे कि ये हमारे यहाँ पे अगर सऊदी अरेबिया कुछ करेगा उस डायरेक्शन में या ईरान कुछ करेगा उस डायरेक्शन में और जो ईरानियन रहते हैं अमेरिका में वो इससे इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। सलमान रश्दी को क्या पाकिस्तान में अटैक किया गया था? सलमान रश्दी साहब को मैं बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन क्या उनको पाकिस्तान में अटैक किया गया? अमेरिका में जाके एक बच्चे ने अटैक किया 16 साल के, कैसे नहीं होगा? आज दुनिया इंटरकनेक्टेड है। हाँ, अगर आप एडवर्ड्स इन्फ्लुएंस कर रहे हो और वो हर जगह कर रहे हैं आप, जब राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब कहते हैं कि इंडिया एक जिनोफोबिक कंट्री है, इमिग्रेशन को नहीं एक्सेप्ट करता, भाई इंडिया और अमेरिका क्या सेम है? हम इमिग्रेशन बेस्ड कंट्री, हम इमिग्रेशन बेस्ड कंट्री नहीं है, कतई नहीं है। इंडिया ने अपने जो बाउंड्रीज थी उसको बहुत पहले, हजारों साल पहले ही उसको उसने निर्धारण कर दिया था कि ये इंडिया है और ये हमारी बाउंड्री है। उसके पहले जब तक हुआ हो तब तक हुआ हो इमिग्रेशन। अब ऐसे आप ह्यूमैनिटी पे चले जाए बात अलग है, लेकिन इंडिया ने सैकड़ों हजारों साल पहले अपनी बाउंड्री का निर्धारण कर दिया था कि इसके अंदर रहने वाले इंडियन है। पॉइंट ये है कि आप ये कहना कि कनाडा क्या नहीं करता है इन्फ्लुएंस, खालिस्तान का जो उपयोग अमेरिका कनाडा करता है क्या वो इंडिया में इन्फ्लुएंस नहीं करता? क्या आपकी जो हमारे अभी एनआईए की फंडिंग का वो दिया गया है, ऑर्डर दिया गया है आप पार्टी के अगेंस्ट में, क्या गुरपतवंत सिंह पन्नू ने वीडियो रिलीज जारी करके कहा कि हमने फंडिंग दी थी आप पार्टी को? तो क्या इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है? क्या जो सिख है या पंजाबी हैं या जो हिंदू हैं या जो इंडियन है, वो अगर उनके पूरा घर परिवार है इंडिया में, वो आएंगे इंडिया तो आप क्या उनको प्रभावित नहीं करते? क्या आपकी विचारधारा लेके प्रभावित नहीं करते हैं? आप सबसे ज्यादा भारत के लोग जो है $18 बिलियन की एजुकेशन फॉरेन से लेने जाते हैं, कनाडा को कंट्रीब्यूट करते सिर्फ $18 बिलियन पर साल। तो क्या आप अपने यूनिवर्सिटियों में जो पढ़ा रहे हो उससे हमारा इलेक्शन नहीं इन्फ्लुएंस होता? ये बच्चे जो पढ़ के आ रहे वो हमारे यहाँ अब वो नहीं बोलेंगे? वो एजुकेशन इज द न्यू मीडियम ऑफ कॉलोनाइजेशन। जी बिल्कुल। पॉइंट ये कहना कि इन्फ्लुएंस कर रहा है, भाई आपने ऐसा सिस्टम ही बना रखा है कि अब इन्फ्लुएंस होगा ही दुनिया। कोशिश ये करनी चाहिए कि एडवर्ड्स इन्फ्लुएंस ना हो। अब ये कहना कि इंडिया में जो भी हो उससे दुनिया पे कोई रिएक्शन नहीं आएगा, असंभव। आपने दुनिया को इतना, जब आप ये भी कहोगे कि ये सॉवरेनिटी का जमाना नहीं है, ये इंटरडिपेंडेंस का जमाना है। इंटरडिपेंडेंस एक एंटीथीसिस है सॉवरेनिटी की। तो जब आप इंटरडिपेंडेंस हो तो आप किस चीज में इंटरडिपेंडेंस और किस चीज में इंटरडिपेंडेंस नहीं हो ये कैसे डिटरमाइन करोगे? जी। आप अगर एक दूसरे के साथ आपके सारे इंटरेस्ट एकदम कंजॉइंट है तो अगर टेस्ला यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसका इंटरेस्ट नहीं होगी कौन सी गवर्नमेंट आएगी यहाँ पे? बिल्कुल। अगर हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मंगवाएंगे तो वो ऐसी गवर्नमेंट नहीं, वो चाहेगा कि यहाँ पे सोशलिस्ट टाइप की गवर्नमेंट आ जाए जो कि एंटी इन्वेस्टमेंट हो। तो ये कहना थोड़ा सा मेरे ख्याल से थोड़ा सा कॉन्क्रीट नहीं है। अगर कोई गलत मीन्स एम्प्लॉय कर रहा है, कोई बॉट एम्प्लॉय कर रहा है, कोई मिस इंफॉर्मेशन को अगर डिप्लॉय कर रहा है तो आप क्या कर सकते हैं? कल सुप्रीम कोर्ट में हमारे यहाँ बड़ा एक अच्छा ऑब्जर्वेशन एक जज साहब ने फॉलो किया, पास किया, मैं सहमत हूँ कि उन्होंने कहा कि कुछ न्यूज़पेपर मीडिया ने झूठी खबरें प्रकाशित की थी तो उनके लिए उनका अरेस्ट होना चाहिए झूठ फैलाने के। तो पॉइंट है कि क्या मीडिया के को झूठ लिखने के लिए आप उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी डिटरमाइन कर सकते हो? मुझे तो लगता है नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो तो उसका हैजार्ड है वो काम का। 100 में से उसकी 10-20 खबरें जो हैं अनवेरिफाइबल और झूठ होने की संभावना है जी। ये उसका नेचर ऑफ द वो है। तो अब उसको जेल में डाल दोगे आप कि उसकी खबर फलाना खबर झूठ निकल गई। और झूठ का मतलब क्या है कि 100 में से 20% सच थी, 80% सच नहीं थी, तो वो झूठ और फैक्ट और ट्रूथ में तो बड़ा अंतर है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि ये जो है कि एक दूसरे के इलेक्शन में इन्फ्लुएंस होता रहेगा। अपने समाज ऐसा बना दिया है, बाउंड्रीज नहीं रह गई हैं, एक डिजिटल वर्ल्ड अलग ही चल रहा है जी। दुनिया नीचे अलग लड़ रही है, डिजिटल वर्ल्ड में अलग ही एक लड़ाइयां चल रही है, अलग ही उसकी दुश्मनियां चल रही है। यूट्यूब के गैंग्स बने हुए हैं वो एक दूसरे से नीचे सैनिकों के गैंग अलग होंगे तो हर कोई हर जगह अपनी। तो ये जो वर्चुअल दुनिया है ये बड़ी यूनिक दुनिया है और ये भी एक दुनिया है। तो आप ये नहीं कह सकते कि जो हमारे यहाँ हो रहा है, हाँ उसको हमको जितना हो सके रोकना चाहिए दुष्प्रचार को टेक्नोलॉजी का यूज करके कि अगर कोई मिसकम्युनिकेशन झूठ या कुछ ऐसा चीज फैला रहा है तो आप उसको तुरंत डिटरमाइन करें कि वो कहां से आ रहा है, सोर्स आ रहा है, और लॉ बना के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल एक्शन लें। बट मेक श्योर कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन विच इंक्लूड स्पीच टू लाई, फ्रीडम टू लाई, ये इंक्लूड करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। राइट, बिल्कुल। बहुत एक जरूरी चीज है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन
लोगों को। हाँ, वो कहते हैं कि आपकी आज़ादी वहाँ तक है जहाँ से मेरी नाक शुरू होती है। ये हम सुनते रहे हैं और ऐसा ही होना चाहिए कि जब जहाँ से दूसरे की नाक शुरू होती है, वहाँ से मेरी आज़ादी ख़त्म हो जाती है। ये ना हो कि मैं उसके नाक के आस-पास जाके ना मतलब मेरा हाथ लग जाए, तो ये आज़ादी नहीं है। हाँ, वहाँ लेकिन तक है। नाक लंबी भी तो मत कीजिए ना, कई लोग बहुत लंबी कर लिए नहीं, वो तो एक हैं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक बात बता रहे हैं एक जनरल साहब कि तरीक़ाकार ये होना चाहिए, बट ये भी नहीं है कि आप किसी की आँखें, कान और मुँह, ज़ुबान बंद कर दें कि आपने कुछ नहीं बोलना, जो हम बोलेंगे आपने वही बोलना है, तो वो भी गलत है। जिस तरह आजकल अनफॉर्च्यूनेटली पाकिस्तान में ट्विटर तकरीबन 2-3 महीने से बंद है और अभी यही कहा जा रहा है कि भई ये बहुत ज़्यादा बड़ा खतरा है, तो इसलिए हमने इसको बंद रखा हुआ है, तो आगे भी आप ना सोचें कि ये खुल जाएगा। अब पता नहीं कौन-सा खतरा अब इससे टल गया जो था इससे, वो कोई बताएगा तो हमें फिर पता चलेगा, हम भी आपको वैसे व्यूअर्स बता देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब थोड़ा-सा आते हैं डेमोक्रेसी की तरफ। इंडियन डेमोक्रेसी की हम बहुत बात सुनते हैं। बहुत सारी चीज़ों पे मैं कहता हूँ कि डिसएग्री लोग कर सकते हैं इंडिया से, मैं हूँ या कोई और है या कोई मतलब दुनिया की मैंने बात की। लेकिन इस बात के ऊपर कोई उनसे डिसएग्री नहीं कर सकता कि उनके इलेक्टोरल सिस्टम की तारीफ होती है। पाकिस्तान में बहुत मिसालें दी जाती है कि यार वहाँ पे ऐसे नहीं है कि आप जाके कोई भी अगर इलेक्शन में कोई भी खड़ा हो सकता है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि उसको कोई अलग से वोट मिल जाएँगे और वो जाके पार्लियामेंट में बैठ जाएगा, जिसको हम रिगिंग या धांधली हम आम ज़ुबान में कहते हैं। ये चीज़ें कहते हैं नहीं होती, आपको जीतना होगा प्रॉपर तरीके से और आपको अवाम के यानी जनता के वोट से जीतना होगा। अच्छा अमेरिकन जो वो हैं एम्बेसडर हैं, उन्होंने बड़ी मतलब वाइब्रेंट डेमोक्रेसी की तारीफ़ की इंडिया की और कहा कि नेक्स्ट 10 ईयर में ये मज़ीद स्ट्रॉन्ग होगी। क्या आपको लग रहा है कि अमेरिका के बयानात दुनिया भर के हवाले से आते हैं, कुछ डेमोक्रेसीज कमज़ोर हैं, हमारी तरह की है, कुछ जगहों पे डेमोक्रेसी नहीं भी है, जिस तरह चीन है, नॉर्थ कोरिया वगैरह है, रशिया को भी इन टू सम एक्सटेंट आप कह सकते हैं, या इस तरह की सऊदी अरेबिया है या गल्फ कंट्रीज को। लेकिन चले हमारे यहाँ वीक डेमोक्रेसी है, लेकिन चले लंगड़ी लूली हम कहते हैं कि चल रही होती है। तो क्या वजह होती है कि अमेरिका इस तरह के बयानात देता है, और क्या वाकई वो चाहता है कि यार हमारे जैसे कंट्रीज में यहाँ पे भी डेमोक्रेसी स्ट्रांग होनी चाहिए, ऐसी जिस तरह के डेनमार्क में हो या फिर स्वीडन में हो या फिर किसी और कंट्री में? हाँ जी, देखिए डेमोक्रेसी को लोग समझते नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि डेमोक्रेसी है क्या? एक यूरोपियन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी जी, जिसको अगर हम कह लें इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी, इट्स अ डिफरेंट थिंग फ्रॉम पॉपुलर डेमोक्रेसी। मान लीजिए आपके इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेटिक है, इसका क्या मतलब है? व्हेन यू से कि वी हैव डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान या वी हैव डेमोक्रेसी इन इंडिया, इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी का मतलब होता है योर हेड ऑफ द स्टेट एंड योर गवर्नमेंट इज बेसिकली इलेक्टेड। ये है इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी। बट पॉपुलर डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि क्या आपकी जो सोसाइटी है वो डिफरेंट विभिन्न आइडियाज को, मल्टीकल्चरलिज्म को, मल्टी फेथ को, मल्टी व्यू पॉइंट्स को एक्सेप्ट करती है। अगर पाकिस्तान डेमोक्रेसी भी है और ट्विटर भी बैन है तो बड़ा बड़ा जबरदस्त चीज हो जाएगा। ट्विटर को रेगुलेट तो किया जा सकता है पर बैन नहीं किया जा सकता। जी, और डेमोक्रेसी का मतलब है कि देयर इज नो फाइनलिटी ऑफ एनी आइडियोलॉजी। एवरी आइडियोलॉजी इज इक्वल, एवरी आइडियोलॉजी हैज अ प्ले ग्राउंड टू प्ले इन दैट डेमोक्रेसी ना। तो डेमोक्रेसी का मतलब समझना पड़ेगा कि ये वेस्ट की जो डेमोक्रेसी है ये इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी है। आप सोचेंगे वेस्ट में, यूरोप में चले जाएं बड़ी फ्री डेमोक्रेसी, ऐसा कुछ नहीं है। आपने जरा दो तीन चीजें जर्मनी के बारे में, जर्मनी में रह के इधर उधर कीजिए, अगले दिन आपका वो पासपोर्ट आपको थमा देंगे, कहेंगे भैया कल्टी ले लो यहाँ से। ठीक है ना, आप जर्मनी में हो तो जर्मन बन के रहो। जी, ठीक है। तो जो बाइडेन साहब ने इंडिया के लिए जेनोफोबिया जी, का वर्ड बिल्कुल। यूज, उसका एक तरीके से कह लीजिए परिमार्जन हमारे यहाँ हिंदी में कहते हैं, या उसका एक तरीके से निगेशन एरिक ग्रासिटी साहब ने कहा है। एंड एरिक ग्रासिटी साहब हैज बीन मेकिंग वेरी गुड नॉइज एवर सिंस ही हैज कम। तो एरिक ग्रासिटी साहब ने सबसे पहले कहा क्या कि आज से 10 साल पहले अमेरिका में यह था कि अगर आप इंडियन हो तो सीईओ नहीं बन सकते। आज अमेरिका में यह है कि अगर आप इंडियन नहीं हो तो सीईओ नहीं तो बन नहीं सकते बन अमेरिकन सकते। कंट्रीज के। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर किसी को डेमोक्रेसी देखना है, फ्रीडम देखना है तो वो इंडिया आए। तो अभी तक ये जो इनकी जो न्यूज़पेपर थे, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, द इकोनॉमिस्ट, ये सब ने इतने भर भर के प्रचार किए एंटी इंडिया के। तो अब आपके सामने दो नैरेटिव है। एक है इकोनॉमिस्ट का नैरेटिव कि इंडिया में सब बर्बाद हो चुका है और इतना ज्यादा आग लगी हुई है हिंदुत्व फोर्सेस की कि सबको जला दिया है। दूसरा एरिक ग्रासिटी साहब हैं जो कि गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और गवर्नमेंट कह रहे कि अगर डेमोक्रेसी सीखनी है तो इंडिया में आ जाओ। तो पॉइंट ये है कि देयर आर टू वर्जन ऑफ इंडिया दैट इज फ्लोटिंग और दैट इज डूइंग राउंड्स इन द वेस्टर्न सर्कल।
मैं जो डेमोक्रेसी समझता हूं फखर भाई, वो ये है कि सबके प्रति सम्मान, सबके प्रति आदर और सबका एक्सेप्टेंस, और इस विद दिस थिंग कि कोई ऐसा चीज आप एक्सेप्ट ना कर लो जो आपको नुकसान दे दे, ठीक है ना, उसकी आपको एक लाइन तो खींचनी पड़ेगी, लेकिन विच शुड एक्सेप्ट एवरीवन, लव एवरीवन, every ideology should find its place. One should have freedom to speak absolutely anything, criticizing anything, including God or the head of the state. कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर आप किसी का कैरेक्टर एसेसिनेशन कर रहे हो तब तो आप कह लो कि भाई मुझे डिफेम कर रहा है, तो फिर वो लीगल तरीके से वहां पे एक लॉ बना दो कि भाई जो है उसने जो आप नाक वाली बात कर रहे थे वो भी आप रूल ऑफ धर्म से ट्रीट करोगे, रूल ऑफ जिसको लॉ कहते हैं। आपका लॉ बनना चाहिए लोगों के भलाई के लिए, अपनी भलाई के लिए, या किसी आइडियोलॉजी की भलाई के लिए नहीं। इफ एन आइडियोलॉजी हैज टू सर्वाइव, उसका वाहक सोसाइटी होगा, सोसाइटी उसको समझ ले उसको क्या करना है उसके साथ। गवर्नमेंट का काम है लोगों की भलाई करना, लोगों के लिए सहूलियात बनाना, उनके जीवन को अच्छी अपॉर्चुनिटी देना, उनको अच्छा पढ़ाना, अच्छा लिखाना, अच्छा स्कूल, अच्छा कॉलेज, अच्छा पानी, अच्छा गवर्नमेंट, अच्छी सड़क, अच्छा इन्वेस्टमेंट, अच्छी बैंकें, ये उनका काम है। मैनेजमेंट का काम है, वो काम करे गवर्नमेंट। गवर्नेंस का मतलब नहीं होता है सब्जुगेशन। गॉन आर द डेज व्हेन गवर्नेंस meant subjugation. Now government means administration, which is basically management. You have to as less administer as possible and you have to manage as much as possible. तो ये डेमोक्रेसी है, और इंडिया ये आज से नहीं कर रहा है। अगर कोई इंडिया की एंशिएंट टेक्स्ट पढ़ेगा और समझदार है तो उसको पता है इंडिया में कभी भी ऐसी फीलिंग्स नहीं रही कि एक ऊपर है, जैसे हमारे यहाँ फैला दिया गया फखर भाई, ये जात पात वाले हैं, इनका जात पात थी छोटा मोटा, ये शूद्र और ब्राह्मण करते थे। उसी भारत में सिर्फ कास्ट को लेके इतना दुनिया में हमें फैला दिया। ये नहीं बताया कि भारत में, ये भी भारत में लिखा गया था सर्वे संतु सुखिना सर्वे संतु निरामया, इसमें लिखा था कि ये सर्वे ये कि ब्राह्मण संतु सुखिना, क्षत्रिय संतु सुखिना या शूद्र संतु दुखिना, ऐसा तो नहीं लिखा गया। सर्वे संतु लिखा गया, सबके लिए लिखा गया, फिर वो कोई भी मनुष्य हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो। तो भारत की बात लोग समझ नहीं पाए, और उसमें जो है ना एक उन्होंने ऐसी बातें फैला दी हैं कि अब उस पर अगर कोई बात करने को तैयार है तो बात हो भी जाए, मगर अगर आप बात ही नहीं करने को तैयार हो, आप सुनने को ही नहीं तैयार हो, आपने अगर एक अजम्पशन बना लिया तो फिर उसका क्या किया जाए। तो मैं आपको फखर भाई दिल से कहता हूं, एंड आई स्पीक मोस्टली द ट्रूथ, that India is the birthplace of true democracy, which is not institutional also but popular also. भारत के लोग सेक्युलर हैं। यहाँ पे आमिर खान की 3 बीवियां हिंदू होती हैं, फिर भी आमिर खान एक सुपरस्टार है, और आज भी मैं आमिर खान का बड़ा फैन हूं। यहाँ पे सलमान खान के पिताजी की 4 शादियां होती हैं, चारों अलग धर्म की उससे शादी होती हैं, लेकिन उनके बेटे को पूरे इंडिया में सुपरस्टार बना दिया जाता है। बेशक। और वो कोई नाम के नीचे ये नहीं लिखते सलमान खान की जगह सुनील खुराना नाम नहीं लगा लेते अपना, सलमान खान ही लगाते, डिस्पाइट द फैक्ट कि भारत को रिलीजन के नाम पे तोड़ा गया था। तो सोचिए कि भारत इससे ज्यादा और डेमोक्रेटिक क्या हो सकता है। बिल्कुल। भारत कभी मेरा तुम्हारा नहीं करता। भारत की तो चेतना, कॉन्शियसनेस ये है कि अहम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। हम तो कहते हैं कि फखर भाई भी मेरे हैं, हम ये कहते हैं कि बाइडेन भी मेरे हैं, अफ्रीकन भी मेरे हैं, सब हमारे परिवार का हिस्सा है। हमसे ना कोई बड़ा है, ना हमसे कोई छोटा है, ना हम किसी से बड़े, हम सब समान हैं। एंड दैट्स व्हाई इट इज द वर्ल्ड इंडियन डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट इंडियन डेमोक्रेसी, इट इज द फॉर्मूला फॉर वर्ल्ड डेमोक्रेसी। वर्ल्ड में अगर डेमोक्रेसी लाने का किसी भी शक्ति, किसी भी देश के पास कुव्वत है तो वो भारत है, क्योंकि भारत ही है जो अरब्स, अफ्रीकन, चाइनीज, ताइवानीज, जापानीज, ऑस्ट्रेलियंस, लैटिन अमेरिकन सबको साथ में लेकर चलने की क्षमता रखता है। तो वो भारत की डेमोक्रेसी है। भारत की डेमोक्रेसी सिर्फ भारत की नहीं है, इट्स एन इंटरनेशनल एंड वर्ल्ड डेमोक्रेसी। जी बिल्कुल, और बड़ी इम्पोर्टेंट है। और ये वाली बात जो डॉक्टर साहब ने की, वहाँ की यानी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है कि सलमान खान हो, शाहरुख खान हो या फिर आमिर खान हो, बिल्कुल जो उनको इज्जत मिली है पूरी दुनिया में उनकी है। लेकिन लाजमी सी बात है कि वो प्लेटफॉर्म और वो सारा कुछ इंडिया ने ही उनको दिया है। उसके बाद मेरे फेवरेट का नाम भी जोड़ लीजिए, कादर खान साहब। जबरदस्त, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त, बहुत अच्छा। I love that man. अब जबरदस्त जबरदस्त। तो
मतलब ये मैं नहीं कहता कि बाकी लोग वहाँ पे नहीं है, बहुत अच्छे मैं बहुत सारे लोग, मैं फ़िल्में वैसे कम देखता हूँ, लेकिन बहुत वहाँ की जो कॉमेडी मूवीज़ होती है, वहाँ पे मुझे परेश रावल साहब मुझे पर्सनली मतलब बहुत पसंद है। मैं आपको सच बता दूँ, मुझे बहुत पसंद है। बोमन ईरानी साहब, इस तरह के और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन इसमें ये शक नहीं है कि सलमान खान या बाकी दूसरे-तीसरे लोग नहीं पसंद, लेकिन उनको एक रिस्पेक्ट दी। ये वाली चीज़ शायद हमें कहीं और नहीं मिलती। हम जो एक मर्ज़ी जी सेंटेंस और जोड़ सर, दूँ? सर। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया ने जिसको अपना माना है, सबके ऊपर पिक्चर बनाया। इंडिया की एक पिक्चर है खुदा गवाह, कभी आप देखिएगा, जी, जो अफगानिस्तान और पठान कल्चर को जितना यस, बेहतरीन अमिताभ बच्चन ने और उस फ़िल्म में दिखाया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्योंकि इंडिया अपना मानता है। दूसरी पिक्चर का नाम है काबुली वाला, या जो यस, लिखा उन्होंने टैगोर साहब ने, रवीन्द्रनाथ टैगोर साहब ने लिखा। जी, जी, और वो जी। फिल्म तो ब्लैक एंड व्हाइट वाली हो, जिसको बलराज साहनी साहब ने किया था। एनीवन हु इज प्राउड ऑफ हिज कल्चर, पठान या अफगानिस्तान, उसको देखनी चाहिए काबुली वाला और खुदा गवाह बेशक, दूंगा। तो हम तो बहुत अपना मानते हैं, ज़बरदस्त तभी तो ये थोड़ी-थोड़ी भी सी हमारी मैंने पिक्चर मतलब का पार्ट है, सुपर हिट है। जी। बिल्कुल मतलब जो जिसे कहते हैं खुदा गवाह तो मैंने देखी हुई है, बिल्कुल अमिताभ बच्चन साहब क्या बात है, द ग्रेट। और जो दूसरे काबुली वाला है तो इसके कुछ मैंने सीन छोटे-मोटे देखे हैं, लेकिन नो डाउट आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि देखनी चाहिए, बहुत क्लास की मूवीज़ है। तो ये चीज़ें हमें माननी पड़ेगी खुले दिल के साथ कि जो अच्छा है, जब हम बुरे को क्रिटिसाइज़ करते हैं ना, तो अच्छे की तारीफ़ करना भी बनता है। ये फिर इसमें मुनाफ़िक़त, हिपोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, खुले दिल के साथ कि हाँ, उनको इज़्ज़त मिली, उनको इज़्ज़त दी गई, उनको एक आला जगह पे ला के ये नहीं किया कि उसको चलो गिरा दो। ये नहीं, क्योंकि ये बकर भाई, भाई जी, आप जी। रिकॉर्ड कर रहे हैं शो को? जी रिकॉर्ड अच्छा, मुझे लगा रिकॉर्ड नहीं हो रहा। तो ये वाली चीज़ें ख़ैर एनीवे डॉक्टर साहब ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ों को हाइलाइट किया, निशानदेही की, और मैं भी कोशिश करता हूँ कि होनी चाहिए और ओपन हार्ट के साथ होना चाहिए। इसमें कोई दो नंबरी नहीं होनी चाहिए। ख़ैर एनीवे डॉक्टर साहब, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर।